एमएनएफ के लाल डेंगा को घर में घुसकर बिना गोली चलवाए सरेंडर करवाया। अगर उस वक्त अजीत डोवाल नहीं होते तो शायद सिक्किम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाता। आजकल मूवीज में भी ये डायलॉग चलता है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, चाहे आर्टिकल 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अजीत डोवाल करते हैं, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया को एज जयशंकर करते हैं। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? अजीत डोवाल ही वो शख्स है जिन्होंने भारत को ऑफेंसिव डिफेंस सिखाया, यानी ऑफेंसिव स्ट्राइक ऑन अ फॉरेन सॉइल फॉर द डिफेंसिव पर्पस। जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक लड़का पैदा होता है जिनका नाम था अजीत डोवाल। उनकी मां यूपी के पूर्व सीएम एचएन बहुगुणा की कजिन सिस्टर थी और उनके फादर एक आर्मी अफसर थे। अब क्योंकि उनके फादर आर्मी में थे, जिसके कारण उनकी ट्रांसफर वगैरह भी होती रहती थी, जिनके कारण उनकी स्कूलिंग राजस्थान के अजमेर में इंडियन मिलिट्री स्कूल से हुई। फिर 1967 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर लिया और ठीक अगले ही साल जब वो 22 साल के थे तब 1968 में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करके वो आईपीएस बन जाते हैं और जैसे ही आईपीएस बनते हैं उनकी पोस्टिंग केरल कैडर में हो जाती है। और उस वक्त 28 दिसंबर 1971 को केरला के थेलासरा में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिनके कारण अजीत डोवाल का नाम दिल्ली तक गूंजने लगता है। दरअसल ये इंसिडेंट में हुआ ये था कि थेलासरा के नूरजहां होटल में से फर्स्ट फ्लोर से किसी ने जूते फेंकने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण दो रिलीजन ग्रुप के बीच दंगे भड़कने शुरू हो गए और ये दंगे इतने घातक हो गए थे कि लोग एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के सामान चुरा रहे थे और दुकानें तक जलाई गई और हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि पुलिस भी उस एरिया में जाने से डर रही थी। और उस वक्त केरल में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण उस वक्त के होम मिनिस्टर के करुणाकरण पर भी काफी प्रेशर था और वो एक ऐसे अफसर की तलाश में थे जो निडर हो, स्ट्रेटेजिक हो और जो बिना वायलेंस के इस पूरे दंगे को खत्म कर सके। और तभी उनके सामने एक नाम रिफर किया जाता है, वो था अजीत डोवाल। अजीत डोवाल को इस एरिया में भेजा जाता है और उन्हें दंगे को खत्म करने की रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है। वहां पहुंचकर उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को समझ लिया और आर्म फोर्स की जगह इंटेलिजेंट गैदरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। मतलब ग्राउंड रियलिटी को एनालाइज करके उन्होंने ये पता लगा लिया कि इस दंगे के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। जब ये क्लियर हुआ कि लोग अपने लूटे हुए सामान को लेकर लड़ रहे हैं, तब उन्होंने दोनों ग्रुप्स के लीडर्स के साथ बातचीत की, नेगोशिएट किया और लूटे गए सामान को वापस दिलवाया। और ये सब एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी तरह से इस दंगे को शांत कर दिया गया। जब इस पूरे दंगे पर फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलेक्जेंडर जैकब ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, तब उन्होंने अजीत डोवाल की इस स्ट्रेटेजी की जम के तारीफ की और ये तारीफ इतनी हुई कि उनका नाम दिल्ली तक गूंजने लगा। और फिर मिड 1972 में इंदिरा गांधी ने अजीत डोवाल को केरला से सीधा दिल्ली बुलाकर इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऐड कर लिया, ताकि वो अब स्टेट लेवल की जगह नेशनल लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और यहीं से अजीत डोवाल की एंट्री होती है इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसी की दुनिया में। और जब अजीत डोवाल अपने आप को आईबी के लिए तैयार कर रहे थे, उस वक्त इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया था मिजोरम। दरअसल उस वक्त मिजोरम असम का ही हिस्सा था, लेकिन सूखा पड़ने की वजह से वहां के जो किसान थे वो सरकार के सामने 1.5 लाख का मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था। और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर लाल डेंगा नाम का एक नेता सरकार को मिजो लोगों के लिए अलग अलग मुद्दों पर घेरने लगता है और इसके बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेता है जिसका पहले नाम था मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, जो बाद में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ बन जाती है। और उस समय हालात ऐसे थे कि जिन लोगों को असमी लैंग्वेज आती थी उनको ही गवर्नमेंट जॉब मिल पा रही थी, जिसके कारण मिजो लोगों को यह लगने लगा था कि ये उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। हालात बद से बदतर तब हो जाते हैं जब असम राइफल्स के 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है, जिसमें ज्यादातर मिजो सोल्जर्स थे। और डिसमिस होते ही ये ट्रेन कमांडो वापस मिजोरम में आते हैं और लाल डेंगा के साथ जुड़ जाते हैं। बीएसएफ पर अटैक शुरू हो जाते हैं, भारत के तिरंगे को हटाकर एमएनएफ का झंडा लहराया जाता है और मिजोरम को अलग देश बनाने की मांग शुरू हो जाती है। और उस वक्त एमएनएफ और लाल डेंगा को मिजोरम की लोकल पॉपुलेशन का भी इतना सपोर्ट था कि डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन करना भी बैकफायर हो सकता था। और इसी वजह से अजीत डोवाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से उन्हें वहां मिजोरम में भेजा जाता है और वहां पहुंचते ही एक ही हफ्ते में अजीत डोवाल ये जान लेते हैं कि लाल डेंगा की असली ताकत अगर कोई है तो वो है ये 7 कमांडर्स। लेकिन साथ ही में उनको ये भी पता चलता है कि ये कमांडर्स और लाल डेंगा के बीच इतनी नहीं बनती जितनी बननी चाहिए। और जैसे ही ये बात अजीत डोवाल को पता चलती है, वो एक स्पाई एजेंट बनकर उनके बीच चले जाते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं, उनके साथ ड्रिंकिंग पार्टनर बन जाते हैं और धीरे धीरे खाना पीना उठना बैठना शुरू कर देते हैं,
जिसके बाद ट्रस्ट इतना बिल्डअप हो जाता है कि अजीत डोवाल उनके एडवाइजर तक बन जाते हैं। और जैसे ही अजीत डोवाल एडवाइजर बन जाते हैं, वो साफ साफ समझाते हैं कि अगर आप इंडिया के साथ जुड़ते हैं तो मिजोरम को सेपरेट स्टेट का दर्जा मिलेगा, आपको मिनिस्ट्रियल पोजीशन मिलेगी और लोकल इश्यूज भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक दिन इंडियन आर्मी आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना पावर रहेगा ना कोई पद। और इस तरह से 1972 से लेकर 1974 तक अजीत डोवाल लगातार उनके साथ नेगोशिएट करते हैं और आखिरकार 7 में से 6 कमांडर कन्विंस हो जाते हैं भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जैसे ये 7 में से 6 कमांडर कन्विंस हो जाते हैं, लालडेंगा पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और मजबूरी में उसे इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक शुरू करनी पड़ती है। बाद में मिजोरम को अलग स्टेट घोषित करके लालडेंगा को वहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। और उस वक्त जब अजीत डोवाल मिजोरम में थे, तब दूसरी तरफ सिक्किम में कोई अलग ही गेम चल रही थी। दरअसल उसमें हुआ यह था कि सिक्किम जो पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और वहां का राजा पालदेव नामग्याल यूएस की एक हनी ट्रैप में फंस जाता है और वो यूएस की सीआईए एजेंट होप कुक के साथ शादी कर लेता है और उसके बाद सिक्किम यूएस के इशारों पर चलने लगता है। और इस सब से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आरएन काउक के साथ बातचीत करती है और कहती है कि कुछ ना कुछ करके सिक्किम को भारत के साथ जोड़ो, वरना सिक्किम भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसके बाद आरएन काउक तुरंत सिक्किम पहुंचते हैं और वहां जाते ही एक प्लान बनाते हैं कि लोकल पार्टीज को सपोर्ट में लेकर राजा के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ताकि जब राजा पॉलिटिकल वीक हो जाए तब उसको इंडिया के साथ मर्जर करने के लिए प्रेशर में लाया जाए। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसा दिमाग चाहिए था जो सिक्किम के कल्चर को समझ सके और लोगों के साथ स्ट्रेटेजिक वे में कम्युनिकेट कर सके, ताकि वहां की लोकल पॉपुलेशन राजा के खिलाफ खड़ी हो जाए। और उस वक्त भी अजीत डोवाल का ही नाम आता है और अजीत डोवाल को इस पूरे प्लान के बारे में ब्रीफ करके आरएन काउक अजीत डोवाल को मिजोरम से सीधे सिक्किम बुला लेते हैं। और वहां पहुंचते ही वो सीधे मिलते हैं काजी डोरजी से, जो वहां के सिक्किम नेशनल कांग्रेस के चीफ थे। उनसे बातचीत करके उन्हें ये समझाते हैं कि कैसे भी करके लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट हासिल करो और सपोर्ट हासिल करने के लिए आपको जो भी चाहिए, पैसा, पावर, ये सब भारत आपको देने के लिए तैयार है। और धीरे धीरे काजी डोरजी को लोकल सपोर्ट मिलने लगता है और जिसके बाद इलेक्शन करवाया जाता है और इलेक्शन में राजा हार जाता है और काजी डोरजी वहां के पीएम बन जाते हैं। और ये पीएम इसलिए बनते हैं कि सिक्किम तब तक भारत का हिस्सा नहीं था। और जैसे ही काजी डोरजी पीएम बनते हैं, वो कुछ ही समय के बाद इंदिरा गांधी को लेटर लिखते हैं और लेटर में कहते हैं कि आप सिक्किम में आइए और यहाँ का सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ का राजा लोकल पॉपुलेशन का अधिकार छीन रहा है। जिसके बाद इंदिरा गांधी आर्मी फोर्स को भेजती है और राजा और उसके पैलेस को सीज कर दिया जाता है। 14 अप्रैल 1975 को सिक्किम में एक रेफरेंडम करवाया जाता है, जिसके तहत 97% वोट इंडिया के फेवर में जाते हैं। और इसके बाद 36 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को 22nd स्टेट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया जाता है और काजी डोरजी को सिक्किम का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। और अब जब पूरी सिचुएशन यूएस के कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तब होप कुक जो राजा की रानी थी, वो भी राजा को डिवोर्स देकर वापस यूएस चली जाती है। मिजोरम और सिक्किम के इन ऑपरेशंस में अजीत डोवाल ने जो कारनामे किए थे, जिसकी बदौलत भारत की खुफिया एजेंसी में अजीत डोवाल का नाम बहुत बड़ा हो गया था। और जो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल आमतौर पर 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है, वो उन्हें एक्सेप्शन करके 7 साल के अंदर ही दे दिया गया। और उसके बाद बहुत ही कम समय में अजीत डोवाल भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में एक की प्लेयर बन जाते हैं। और उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि अजीत डोवाल को पाकिस्तान में स्पाई एजेंट बनाकर भेजा जाता है। दरअसल उसमें हुआ यह था कि भारत ने 1980s में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसके बाद पाकिस्तान को भी ये लगने लगा था कि उन्हें भी ऐसा टेस्ट प्लान करना चाहिए। फिर चाइना और फ्रांस की मदद से वो एक न्यूक्लियर टेस्ट का प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जब इंदिरा गांधी को ये बात पता चलती है, तो वो तुरंत आईबी और आरएनएडब्ल्यू की टीम को बुलाती है और साफ साफ कहती है कि किसी भी तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के इस प्लान को रोका जाए। और इस पूरे मिशन के लिए अजीत डोवाल को स्पाई बनाकर पाकिस्तान में भेजा जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान पहुंचते ही अजीत डोवाल कहूटा न्यूक्लियर लैब के आसपास बैगर बन के घूमते हैं और वहां से इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त अजीत डोवाल को यह बात पता चलती है कि यहाँ के जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पर एक ही बार्बर शॉप में आते हैं। तब अजीत डोवाल कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि साइंटिस्ट के कुछ बाल के सैंपल भारत भेजे जाए, तो वहां से यह पता लग सकता है कि पाकिस्तान असल में ये न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा है या नहीं। और इसी तरह अजीत डोवाल लगभग 6 से 7 साल तक पाकिस्तान में रहते हैं और हर छोटी बड़ी खबर स्पाई बनकर भारत में भिजवाते रहते हैं। पाकिस्तान में रहते रहते 1-2 बार पकड़े भी जाते हैं, जिसमें पहला इंसिडेंट तब होता है जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। तभी एक आदमी जो मुस्लिम था वो पहचान लेता है कि आप मुस्लिम नहीं है, क्योंकि आपके कान में छेद है और जो छेद आपके कान में है ये यहाँ के मुस्लिम में ज्यादातर होते नहीं है। ये सुनकर अजीत डोवाल भी घबरा जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम दिखने वाला आदमी था वो अजीत डोवाल को अपने घर ले जाता है और कहता है, पहले मैं भी एक हिंदू था, लेकिन कन्वर्ट होने
होने की वजह से आज मैं एक मुस्लिम हूँ। और वो कहता है कि आपके कान में ये जो छेद है वो जल्द से जल्द कवर करवा लो, वरना यहाँ के मुस्लिम को बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आप मुस्लिम नहीं एक हिंदू हो। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में थे तब भारत में 1988 में जब खालिस्तान मिलिटेंट ने फिर से एक बार गोल्डन टेम्पल को ऑक्यूपाई कर लिया, तब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस बार ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी गलती ना हो। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार में गलती ये हो गई थी कि गोल्डन टेम्पल जो सिख कम्युनिटी के लिए अपना एक होली प्लेस है, उसके अंदर मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया था, जिसके कारण सिख कम्युनिटी भड़क गई थी। और ये सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि इंदिरा गांधी को अपनी जान तक देनी पड़ती है। और इसीलिए राजीव गांधी ने पहले से ही साफ कर दिया था कि इस ऑपरेशन में बिना कोई मिस्टेक और गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना इस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ेगा। और तब अजीत डोवाल को पाकिस्तान से वापस इंडिया बुलाया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी केपीएस गिल और अजीत डोवाल को दी जाती है। और जैसे ये जिम्मेदारी अजीत डोवाल को मिलती है, वो सीधे पहुंचते हैं अमृतसर और वहां जाकर रिक्शा वाले का ड्रेस गेटअप कर लेते हैं और आसपास इंटेल गैदर करना शुरू कर देते हैं। और मौका मिलते ही गोल्डन टेम्पल के अंदर भी जाते हैं और वो भी बिना किसी हथियार के। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो अजीत डोवाल की जान जाना तय था, लेकिन वो ये रिस्क लेते हैं और वो गोल्डन टेम्पल के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर मिलिटेंट के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, डिप्लोमेसी शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं कि उनको उन पर ट्रस्ट आ जाए। अजीत डोवाल खुद उनसे कहते हैं कि मैं एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट हूं और मुझे पाकिस्तान ने ही आपकी मदद करने के लिए भेजा है। और ये सुनकर मिलिटेंट बहुत खुश हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि ये आदमी बाहर की सारी इंफॉर्मेशन उनको देगा। और उन्हें कन्विंस करने के लिए अजीत डोवाल भी बाहर के सारे ऑपरेशन की डिटेल इनके साथ शेयर करने लगते हैं, जैसे कि कौन सा कमांडो कहां है, आर्मी की सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट का फुटवर्क क्या है, ये सब डिटेल धीरे धीरे शेयर करने लगते हैं, जिसके कारण उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। इसके बाद जब हर मिलिटेंट की पोजीशन, उनका माइंडसेट, उनके पास कितने हथियार है, कब तक वो टिक सकते हैं, इनको कमांड कहां से मिलती है, और जब ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है तब शुरू होता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। और इसके बाद अजीत डोवाल खुद एनएसजी की टीम को बुलाते हैं और अंदर की पूरी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ कर देते हैं। और इसके बाद फैसला ये लिया जाता है कि अंदर जाने वाले वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को काट दिया जाए। और इस प्लानिंग के तहत 15 मई 1988 को मिलिटेंट का लीडर जागीर सिंह जब बाहर पानी पीने के लिए आता है तब स्नाइपर उसे गोली मार के मार देता है। और उसके बाद अंदर बैठे बाकी मिलिटेंट का भी मोरल कंप्लीटली डाउन हो जाता है। और जब अंदर भयंकर गर्मी थी, पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था और लीडरशिप खत्म हो चुकी थी, तब अजीत डोवाल फिर से एक बार अंदर जाते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। और तब वो साफ साफ कहते हैं कि अब सरेंडर करना ही आखिरी रास्ता है, आगे की प्लानिंग हम बाद में भी सोचेंगे, लेकिन अभी सरेंडर करना ही बेहतर रहेगा। और इस तरह 18 मई 1988 को अजीत डोवाल सभी मिलिटेंट को सरेंडर करवा लेते हैं और वो भी बिना किसी हथियार के। अगर जरा भी शक हो जाता कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे अजीत डोवाल ही है तो उनकी जान जाना तय था, लेकिन अजीत डोवाल इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी बिना कोई बड़ी कैजुअलिटी के। और ऐसे कई सारे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद 31 जनवरी 2005 को अजीत डोवाल अपनी रिटायरमेंट घोषित कर लेते हैं। और ठीक इसी वक्त नरेंद्र मोदी की नजर उन पर पड़ती है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होने लगते हैं। और फिर जैसे ही 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आती है, उसके तुरंत बाद 30 मई 2014 को अजीत डोवाल को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, ये सारे ऑपरेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अजीत डोवाल करते हैं, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया को एस जयशंकर करते हैं। इन दोनों के आते ही भारत की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से बदल जाती है। और इसीलिए आजकल के मूवीज में भी ये डायलॉग सुनाई देता है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। जनरली किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन तीन में से एक पर काम करती है, डिफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंसिव या फिर ऑफेंसिव। लेकिन भारत जब से आजाद हुआ है तब से लंबे समय तक डिफेंसिव स्ट्रेटजी का ही यूज करते आया है, जिसमें आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी का पूरा फोकस होता है कि हम पर होने वाले अटैक को कैसे रोका जाए। लेकिन जब से अजीत डोवाल ने ये जिम्मेदारी संभाली है तब से उन्होंने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा शिफ्ट करवाया है। उन्होंने सिर्फ डिफेंस तक सीमित रहने की बजाय डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी को अपनाया है। और इस स्ट्रेटजी में अटैक सिर्फ सहे नहीं जाते बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रीएम्प्टिव एक्शन भी ली जाती है, जैसे बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो। ये सब ऑपरेशन इसी स्ट्रेटजी का नतीजा है। और जब से भारत ने ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से लेके आज तक आईएसआई और पाकिस्तान के लिए भारत अब वैसा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जय हिंद।